नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नेपाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। इस आपदा के पीछे ग्लेशियर से जुड़े एक बड़े अवलॉन्च को वजह माना जा रहा है। लांगटांग लिरुंग पर्वत की ढलानों से बर्फ और चट्टानों का विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे नदी का बहाव रुका है। अस्थायी झील वहां पर बन गई। झील टूटने के बाद पानी, कीचड़ और मलबे की तेज लहर ने नेपाल तिब्बत सीमा के आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। नेपाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में जो विनाशकारी नजारे सामने आए वे सिर्फ बाढ़ या भूस्खलन के नहीं थे। ये ऐसी तबाही थी जिसे शब्दों में विनाशकारी कहना भी कम लगता है। काठमांडू से मात्र 45 किलोमीटर उत्तर में स्थित 7,234 मीटर ऊंचे लांगटांग लिरुंग पर्वत की ढलानों से शुरू हुई इस घटना ने नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र को बुरी तरह तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस आपदा की शुरुआत ग्लेशियर से जुड़े एक विशाल एवलांच से हुई। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से लगभग 2,000 फीट चौड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, यानी ये आधा किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा हिस्सा था। करीब 4,000 फीट नीचे घाटी में गिरने से टक्कर की जबरदस्त ताकत पैदा हुई। इसकी ताकत हिरोशिमा पर हुए परमाणु विस्फोट के करीब 6.3% बताई जा रही है, जिसने 5.2 की तीव्रता की भूकंप जैसा कंपन पैदा किया। तो ग्लेशियर के नीचे गिरते ही बर्फ और चट्टानों का विशाल ढेर पानी, मिट्टी, मलबे की 100 फीट ऊंची सुनामी जैसी लहर में बदल गया, जो त्रिशूली नदी में समा गई। नेपाल की खाड़ी और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों ने इस लहर को और तेज कर दिया, जिससे नीचे बसी बस्तियों के लिए ये मौत की दीवार बन गई। आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, आइए ग्राफिक्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। स्टेप 1, ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। स्टेप 2, नदी का बहाव रुका। ग्लेशियर से गिरे मलबे से नदी का बहाव रुक गया, झील बन गई। स्टेप 3, झील में पानी बढ़ा। रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होता गया और अस्थायी झील का जल स्तर तेजी से बढ़ा। स्टेप 4, दबाव से रुकावट हटी। झील में ज्यादा पानी जमा होने से दबाव बढ़ा और रुकावट टूटकर हट गई। स्टेप 5, झील टूटने से बाढ़ आई। लेंदे, भोटेकोशी और फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ आई। रसुआ जिले के तिमुरे, सियाफू, ब्रेसी में तबाही हुई। देखो, बेसिकली सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्लेशियस टेरेन है, ग्लेशियर टेरेन जो है अपने आप में एक वेलनरेबल और बहुत फ्रेजाइल टेरेन है। अब इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पीछे रिट्रीट कर रहा है। जब ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं तो वो अपने फ्रंट में आगे में जो है लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल छोड़ के पीछे आ रहा है, क्योंकि उसके जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है बनाता है, डेब्रीज, मोरेन्स, ये सब चीज़ बनाता है। जब पीछे जाता है तो पीछे जा करके वो उन सब डेब्रीज और मटेरियलों को, लूज मटेरियलों को छोड़ देता है, और वो बहुत यंग मटेरियल है। अगर आप मैक्सिमम एज करोगे ग्लेशियर की तो LGM जिसको बोलते हैं, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा, उस टाइम के ग्लेशियर्स मैक्सिमम एडवांस हुए हैं अभी इंडिया में, और वो 24 से और 19 साल के बीच की बात है। अब क्या हो रहा है कि जब वार्मिंग हो रही है तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है, यानी स्नोफॉल का जो रीजन है, वो स्नोफॉल का जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है और रेनफॉल का एरिया एक्सपेंड हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में रेनफॉल का पैटर्न यानी ड्रिजलिंग से टोरेंशियल रेन में कन्वर्ट हो रहा है, जो उस वेलनरेबल वीक जोन को लैंडस्लाइड हो रहा है, या कोई आइस मेल्ट फास्ट हो रहा है, या कोई हैंगिंग आइस है वो टूट के नीचे गिर रही है। तो इस तरह की घटनाएं जो है विगत 1 दशक से बढ़ी है। ये पूरा हिमस्खलन लांगटांग लिरुंग के उत्तरी हिस्से में हुआ।
गूगल अर्थ और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये इलाका भारी ग्लेशियर से ढका हुआ है और पहले भी बड़े भूस्खलन से झेल चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ और ग्लेशियर पहले से कमजोर थे। मॉनसून के आखिरी दिनों में ढलानें भारी बर्फ से लदी थी। ग्लेशियर के पीछे हटने से बनी मोरेन पानी से पूरी तरह संतृप्त हो चुकी थी, जबकि पहले वो परमाफ्रॉस्ट से बंधी रहती थी। लॉन्गटांग लिरुंग पूरी तरह नेपाल में स्थित है, लेकिन मलबे के फ्लो ने चीन सीमा की ओर बहने वाली लहंदी खोला नदी को रोक दिया। रुकी हुई नदी झील में बदल गई और जल्द ही टूट भी गई। कीचड़ और बड़े पत्थरों की दीवार त्रिशूली नदी में नेपाल की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। डिज़ास्टर हुआ था कल शाम को, तो ये इसका पूरा जो प्रोसेस है वो करीब 17,000 फीट के ऊपर शुरू हुआ है। तो उसमें पहले ऐसा हुआ था कि पिछले 24-30 घंटों में जो भी मतलब वार्म ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो है उसके कारण बर्फ़ थोड़ा गल गया है और जो बर्फ़ जो थिक आइस है उसमें जो क्रैक्स रहते हैं, कैरेसेस बोलते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे पानी गया है। तो उसके बाद में क्या है कि दैट एक्टेड एज ए लुब्रिकेशन मैकेनिज़्म। लुब्रिकेशन मैकेनिज़्म जो पहाड़ का पत्थर रहता है उसके ऊपर जो बर्फ़ है उस बीच में जो लुब्रिकेशन जैसा हुआ है। और धीरे धीरे क्या हुआ है कि उस ये जो दो स्लोप में है, एक जगह पे नॉर्मल जेंटल स्लोप है, एक जगह पे स्टीप स्लोप है। जहाँ पे स्टीप स्लोप है वहाँ का जो बर्फ़ है वो टूट गया है। टूट के एकदम नियरली 1.2 किलोमीटर वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। जैसे ही वो ड्रॉप हो रहा था, ये बड़े बड़े जो डेब्रीज रहते हैं ना जो आइस के, वो आके एकदम नीचे इम्पैक्ट करे हैं। सो दैट इज़ अराउंड 3,500 फीट वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ में 210 लोगों की मौत हो गई। इनमें नेपाल में 207 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई। करीब 1,500 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें 33 देशों के करीब 650 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच में लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नेपाली सेना ने रसुआ के टिमुरे से आज सुबह 116 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय हैं। तिब्बत में 550 से ज्यादा लोगों का अब तक सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल खोज अभियान जारी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। चितवन, नुवाकोट और तुमेरो समेत कई इलाकों में सड़कें, मकान और बाजार मलबे में तब्दील हो गए। हजारों लोग लापता हैं, जबकि 275 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। जमीन के रास्ते बंद होने के बाद सेना, सिविल फोर्सेस, हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मलबे और कीचड़ के बीच अपनों की तलाश जारी है। परिवार की आंखें अब भी नम हैं और सिर्फ एक अच्छी खबर का इंतजार कर रही है। नेपाल में महातबाही के बाद चारों तरफ सिर्फ मलबा, कीचड़ और खौफनाक मंजर है। भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल को जड़ से झकझोर कर रख दिया है। हजारों लोग लापता हैं और 275 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही चितवन, नुवाकोट और तिमुरे के इलाके में मची है, जहां सड़कें और रास्ते पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। कई लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, अब वहीं फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना और सिविल फोर्स दिन रात एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन खराब मौसम और मुश्किल भौगोलिक हालात ने इस मिशन को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। फिलहाल हेलीकॉप्टर से ही राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि जमीन के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जगह जगह मलबा और कीचड़ इतना ज्यादा है कि हेलीकॉप्टर को उतारने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। मजबूरन लोगों को हवा में ही एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है।
जो बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक और मुश्किल भरा काम साबित हो सकता है। रोसुआ और तिमुरो के बीच का इलाका सबसे बुरी तरह प्रभावित बताया जा रहा है, जहां एक हाइड्रा प्रोजेक्ट भी चल रहा है और वहां सैकड़ों लोग काम करते थे। जब अचानक सैलाब आया तो कई लोग वहीं फंस कर रह गए। वो नेपाल में रहते थे, यहाँ आना जाना है। मेरे जेठ जेठानी, मेरे देवर देवरानी। लगभग कितने लोग थे और कौन से गांव से कहाँ जा रहे थे लोग? 29 लोग थे। एक बस में थे, एक ही गाड़ी में थे। 29 लोग थे। खास आपस में भी रिश्तेदार थे और मोहल्ले में एक ही जगह रहते थे, अगल बगल वाले 29 लोग थे। एक धादिंग वेसी करके है, मतलब धादिंग से वो गोसाईकोंडा जा रहे थे। तीर्था रहता है वहाँ पे, एक अच्छा मंदिर है, वहाँ पे तीर्था करने जाते हैं, जैसे जोड़ा से जाते हैं। तीर्था के लिए गए थे। सुबह 6:30 बजे निकले थे। 6:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक उनसे कांटेक्ट हुई, बात हुई और उसके बाद कभी बात नहीं हो पाई। क्या बातचीत? 9:30 बजे ये बातचीत हुई, जैसे कि मतलब उनसे पूछा कि आगे ऐसा खतरा है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक वो करके बोला। तो उन्होंने बोला हम खाना खाने के लिए रुके हैं। और जहाँ खाना खाने के लिए रुके थे और वहाँ फिर वैसे बात आई कि मतलब किसी ने माइकिंग कर दिया कि यहाँ पे मतलब आगे खतरा है, अपने अपने जान बचा लो, कि यहाँ मतलब नदी बह रही है, उधर आसपास मत बैठो, आप पहाड़ चढ़ो, अपनी जान बचा लो करके। तो वो गाड़ी वहीं छोड़ के अपने झोला जामटा जो भी अब तीर्था के लिए 3-4 दिन के लिए तीर्था के लिए गए थे, तो वही हिसाब से गए। सिर्फ अपना शरीर लेके वो पहाड़ चढ़ के ऊपर किसी के घर के छत में जाके रुके थे। छत में जाके रुकने के बाद वहाँ जाके पता चला कि मतलब फिर फोन करा उनने कि मतलब हमारी गाड़ी तो चली गई है, गाड़ी तो मतलब नदी में बह गई है और अब हम लोग छत में हैं और छत में भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। आधी घर तो डूब चुका है, अब हम भी सुरक्षित नहीं है। अब हमारे बच्चों को मतलब देखभाल करना, अब हम लोग नहीं बचेंगे करके वहाँ से फोन करे थे वो लोग ने। फिर उसके बाद कोई बात। खौफनाक मंजर के बाद राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जहां भी थोड़ी सी जगह मिल रही है वहां तुरंत छोटे छोटे हेलीपैड बनाए जा रहे हैं ताकि छोटे हेलीकॉप्टर उतर सके और लोगों को 3-4 की संख्या में निकाला जा सके। फिलहाल करीब 14 से 15 हेलीकॉप्टर इस बड़े रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं, जिनमें नेपाल की सेना के साथ साथ सिविल अथॉरिटीज भी शामिल है। लेकिन आगे का करीब 50 किलोमीटर का इलाका अब भी पूरी तरह तबाही की चपेट। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपदा के कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने दवाइयां, राशन और जरूरी राहत सामग्री की पहली 10 टन की खेप काठमांडू पहुंचा दी है। अब तक नेपाल को 47.5 टन से ज्यादा मानवीय सहायता भेजी जा चुकी है। भारत की इस मदद की नेपाल में जमकर तारीफ हो रही है। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने एक बार फिर से संकट की घड़ी में पड़ोसी देश के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ की आपदा के कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने मदद पहुंचा दी। दवाइयां और राशन समेत मानवीय सहायता की पहली 10 टन की खेप काठमांडू पहुंच गई। अब तक 47.5 टन से ज्यादा मानवीय सहायता नेपाल पहुंचाई जा चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से लेकर आम लोगों तक हर कोई भारत की इस मदद की सराहना कर रहा है। भारत ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन मैत्री जैसे अभियानों के तहत अपने पड़ोसियों और दूर दराज के मित्र देशों तक लगातार मदद पहुंचाता रहा है। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत प्राकृतिक आपदा और आपातकालीन स्थितियों में पड़ोसी देशों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आता रहा है। भारत ने नेपाल में आई भीषण अचानक बाढ़ के बाद मानवीय सहायता बढ़ा दी है। पड़ोसी देश में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए भारत ने 47.5 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल को मदद भेजे जाने पर कहा कि भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा है। इससे पहले भारत की ओर से भेजी गई 10 टन मानवीय सहायता नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौडेल को सौंपी। ये सहायता विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों में उपयोगी साबित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नेपाल में आई आपदा पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।
भारत आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद करने को तैयार है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने हमेशा आपातकालीन परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों की मदद को प्राथमिकता दी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।